स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो पहले दो लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट के बेसिक के बारे में समझा और आज की इस लेक्चर से हम स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ेंगे और हम इस स्टॉक मार्केट को एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि जो आपके मन में कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो इस पूरे स्टॉक मार्केट को आज हम स्टोरी टेलिंग के माध्यम से समझने वाले हैं और इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर हैं, आलोक एंड प्रिंस। मान लेते हैं कि आलोक ने अभी हाल ही में अपना MBA पूरा किया है और उसके दिमाग में अभी एक बिजनेस आइडिया आ गया है। आलोक को IT दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है और साथ ही साथ आलोक को ये भी पता चलता है कि इंडिया में IT फील्ड में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसे वो सॉल्व कर सकता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक IT आउटसोर्सिंग बिजनेस को शुरू करने का प्लान करता है। तभी आलोक को लगता है कि उसे एक बिजनेस पार्टनर की ज़रूरत है। इतने में वो अपने दोस्त प्रिंस को अप्रोच कर लेता है। तो आलोक प्रिंस के पास चला जाता है और उसे अपनी पूरी आइडिया बताता है कि IT इंडस्ट्री में कौन कौन से प्रॉब्लम हैं और कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ETC। तो ये जो प्रिंस है वो एक IT प्रोफेशनल है, तो उसे आलोक का आइडिया अच्छा लगता है। तो फिर वो दोनों मिलकर पूरा एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कि कैसे वो इस बिजनेस को शुरू करेंगे और कैसे वो कस्टमर को सर्व करेंगे, उनके कौन कौन से प्रोडक्ट रहेंगे और कौन कौन से सर्विसेज रहेंगे और सभी पर रिसर्च करते हैं। तो जैसे उनका बिजनेस प्लान रेडी हो जाता है वो अपने बिजनेस पर काम करना शुरू कर देते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए निकल पड़ते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो एक CA को कांटेक्ट करते हैं और जनरल कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हैं। आलोक और प्रिंस अपने कंपनी जनरल कंसल्टेंसी में 50-50 का ओनरशिप रखते हैं, यानी कंपनी में 50% का हक आलोक का है और 50% का हक प्रिंस का है। कहने का मतलब ये है कि आलोक और प्रिंस के पास दोनों लोगों के पास कंपनी का आधा आधा ओनरशिप रहेगा। कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पर काम करना शुरू कर देते हैं और साथ ही साथ कस्टमर को भी वो ढूंढने लगते हैं। प्रिंस को IT इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से उनको अच्छा खासा कस्टमर बेस भी मिलने लगा था। स्टार्टिंग में उनको कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं जिनसे उनका बिजनेस शुरू हो जाता है। देखो, अगर कोई भी बिजनेस हो शुरुआत में डिफ़िकल्टी ज़रूर आता है। इस बिजनेस में आलोक और प्रिंस को भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो इन डिफ़िकल्टी को ध्यान नहीं देते और अपने काम पर फोकस करते हैं। जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो शुरुआत में एक ऐसे मुकाम पर आ जाता है कि वो कभी भी फेल हो सकता है। जनरल कंसल्टेंसी के साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ, लेकिन उन शुरुआत समय में भी इन्होंने हार नहीं मानी और स्ट्रगल किया, जिससे स्टार्टिंग के कुछ स्ट्रगल के बाद उनका बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा। जनरल कंसल्टेंसी को अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा, तो उन्होंने अपना एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल भी क्रैक कर लिया और उनको एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा। आलोक और प्रिंस को लगा कि अब यहाँ से उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आलोक और प्रिंस चाहते थे कि वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना पाएँ ताकि वो अपने फील्ड में अच्छे और ज़्यादा क्लाइंट को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ। इन सारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको ज़रूरत है पैसों की। नाउ अब ये पैसा कहाँ से आएगा? आलोक और प्रिंस के पास कोई सेविंग नहीं थी। उनका जो भी सेविंग था वो अपने बिजनेस को शुरुआत करने में ही खर्च हो गया था। साथ ही साथ जब उन्होंने अपनी ये कंपनी शुरू किया था तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से भी कुछ पैसे उधार लिए थे और दोस्तों से भी। तो इस तरह दोस्त, रिश्तेदार और अपनी सेविंग, ये रास्ता तो उनके लिए बंद हो चुका था। तब वो अपने बिजनेस के फंडिंग के लिए कुछ और रास्तों की तलाश कर रहे थे। तब आलोक और प्रिंस ने देखा कि वो कहाँ कहाँ से पैसा उठा सकते थे। तब उनके सामने बैंक का ऑप्शन था, एंजल इन्वेस्टर का ऑप्शन था, वेंचुरल कैपिटल का ऑप्शन था और स्टॉक मार्केट का ऑप्शन था।
तो आलोक और प्रिंस को लगा कि ये कुछ ऑप्शन है जिनके बारे में उनको सोचना चाहिए। तो आलोक और प्रिंस ने जिन 4 ऑप्शन के बारे में सोचा वो 2 कैटेगरी में बंटते हैं, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। चलो समझते हैं ये डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होते हैं। बैंक एक डेट फाइनेंसिंग का ऑप्शन है। जब कोई कंपनी लोन लेती है तो उन्हें ये पैसा ब्याज यानी इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। तो बैंक से लिया हुआ कर्ज डेट फाइनेंसिंग में आता है। अब हम बात करते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग की। जब कोई कंपनी इक्विटी फाइनेंसिंग से पैसा उठाती है तो वो पैसा कंपनी को वापस नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल एंजल इन्वेस्टिंग, वर्चुअल कैपिटल, स्टॉक मार्केट, ये सारे इक्विटी फाइनेंसिंग के तरीके हैं। तो जब कोई एंजल इन्वेस्टर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है तो उस स्टार्टअप को उनका पैसा रिटर्न नहीं करना होता, बल्कि उन्हें कंपनी में ओनरशिप देना होता है, यानी भागीदारी देनी होती है। तो आलोक और प्रिंस के पास 2 ऑप्शन थे, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में उनके पास ऑप्शन था बैंक से लोन लेना, और इक्विटी फाइनेंसिंग में उनके पास ऑप्शन था एंजल इन्वेस्टर, वेंचुरल कैपिटल या स्टॉक मार्केट से फंडिंग उठाना। अगर वो बैंक से पैसे लेते हैं तो उन्हें ये पैसा ब्याज के साथ वापस करना होगा, और अगर वो स्टॉक मार्केट, एंजल इन्वेस्टर या वेंचुरल कैपिटल से पैसे उठाते हैं तो उन्हें उन इन्वेस्टर को अपनी ओनरशिप देनी होगी। अब इन्वेस्टर को ओनरशिप देने के बाद आलोक और प्रिंस का ओनरशिप पैटर्न क्या रहेगा, डेट फाइनेंसिंग के क्या फायदे और नुकसान हैं, इक्विटी फाइनेंसिंग के क्या फायदे और नुकसान हैं, इसे हम आगे वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो आप पेज को फॉलो कर लो, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए